बस फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। इसका माइक खुला हुआ है, बंद कर लो। बस करते हैं भाई, अब स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ स्लो आ रही है, मैंने बोलना स्टार्ट ही नहीं किया अभी। अब कैसे बोलना स्टार्ट? अच्छा भाई, 6 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फेब मार्च का 42 है और चलो भाई बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है, यस रिकॉर्डिंग हो रही है। इज a scale drawing of light waves approaching a narrow slit। अच्छा, ये आपके पास वेव्स हैं, सही है, एंड दिस इज अप्रोचिंग अ नैरो स्लिट। एक स्लिट है यहाँ पे, बैरियर है विद नैरो स्लिट, दरमियान में थोड़ा सा गैप। नेम द वेव इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द एरो स्लिट। अच्छा, हमें पता है कि जब हम कोई भी वेव्स को एक ऐसे छोटे से सुराख से गुजारते हैं, ऐसे सुराख से गुजारते हैं, ठीक है, जिसकी जो लेंथ होती है वो वेव्स की वेव लेंथ से छोटी होती है, तो क्या होता है, आपके वेव्स डिफ्रैक्ट हो जाती है। डिफ्रैक्ट का मतलब होता है फैल जाना, फैल जाना, ऑलराइट, फैल जाना, ठीक है। उस इफेक्ट को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। Using 7.1 determine the wavelength of the light, give your answer to two significant figures। Now this is a scale drawing। scale drawing का मतलब क्या होता है, ये याद रखो। scale drawing का मतलब ये होता है कि you can use your scale, ठीक है, और रूलर, यहाँ पर अपना रूलर और स्केल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने करना है कि यहाँ पे आपको एक स्केल दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻⁷। अब और किसी की नहीं होगी एक्सेप्ट, तो बस अब तंग करना बंद करो, सही। हमें स्केल गिवन है कि भाई यहाँ पे आप स्केल यूज़ कर सकते हो, और स्केल का 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर्स इन रियलिटी, सही है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे स्केल रखना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, हो सकता है एक्यूरेट ना आए, लेकिन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। स्केल पेपर में अपने स्केल से करोगे आप। अच्छा, स्केल रखोगे यहाँ पे, 0 से स्टार्ट करोगे, और यहाँ पर देखो मेरे पास जो रीडिंग आ रही है एक वेवलेंथ की, यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे 0.5 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 0.5। हाउ टू फुल स्क्रीन। अच्छा, होता है क्या है कि ना, यहाँ पे आपके पास ना एक एरो बना आ रहा होता है, किधर दिखाता हूँ, फुल स्क्रीन का एरो बना आ रहा होता है, उसे टैप करते हैं। इधर फुल स्क्रीन का एरो बना आ रहा हो तो उसे टैप कर लो, इफ़ यू आर मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर पे, पीसी पे, लैपटॉप पे हैं, देन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं आइडिया है उसका। अच्छा सॉरी, फिर मुझे आइडिया नहीं है। अब देखिए आएगा, इसमें कीज प्रेस करनी होती है, सही है। तो दिस लेंथ, ठीक है, इज 0.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, स्केल से मेजर किया जाए तो। अब यहाँ पर ये कहा हुआ है कि भाई स्केल का यूज़ करके ना आपने निकालना है एक्चुअल डिस्टेंस। अब ये आप पेपर में करोगे, मुझे पेपर नहीं मिला, मैंने इसके ऊपर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इन दी एंड अभी पेपर सॉल्व कर लें, जो करने बैठे, है ना, जो करने बैठे वो कर लें। अच्छा, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर
1 centimeter इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁻⁷ meters. ठीक है, सो दिस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड हमने निकालना है कि भाई रियलिटी में कितना होगा, यहाँ पे एक्स डाल देंगे. यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सोल्व फॉर एक्स. ठीक है, तो एक्स इज गोइंग टू बी 0.5 × 4 × 10⁻⁻⁷ meters, which will apparently be 2 × 10⁻⁻⁷, sorry, meters. ठीक है, आपने करना है क्या है स्केल से, क्योंकि दिस इज स्केल डायग्राम, यू कैन यूज अ स्केल ओवर हियर, रूलर. स्केल से आप लेंथ मेजर करोगे लैम्डा. उन्होंने कहा है कि स्केल पे जो 1 सेंटीमीटर है ना, इट इज इक्वल टू दिस मच ऑफ लेंथ इन रियलिटी. तो आप अपनी लेंथ निकालोगे और फिर स्केल का यूज़ करके आप अपनी लेंथ को इसमें कन्वर्ट कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. ठीक है, नाउ यू कैन राइट. अब मुझे एक्यूरेटली तो नहीं पता क्योंकि इसकी मार्किंग स्कीम भी नहीं है. सही है, तो अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने लेंथ निकाली उस हिसाब से आंसर मेरा सही आ रहा है. सही. ऑन फिगर 7.1 ड्रॉ 3 वेवफ्रंट्स दैट हैव पास टू द नैरो स्लिट. अब यहाँ पे आपने 3 वेव फ्रंट्स बनानी है ये दिखाने के लिए कि जब वेव्स आपके इस पॉइंट से पास करेंगी तो कैसे नजर आएंगी वो. और याद रखना यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, वो कैसे कि बस वो इस तरह बनाएंगे वेव फ्रंट्स एंड उनका आंसर आ गया, ऐसी बात नहीं. याद रखो वेव जब भी आपकी वेव्स डिफ्रैक्ट होती है ना, उनकी वेवलेंथ में कोई इफेक्ट नहीं आता है. ठीक है, तो रिमेंबर जब अपनी वेव फ्रंट्स बनाओ ना इस तरह, तो इस तरह बनाना. ठीक है, ठहर जाओ जरा. ओके, थोड़ी सी सफाई कर ली. चलो, इस तरह वेवफ्रंट्स बनाना कि भाई आपके पास ये जो लैम्डा है ना, ये थोड़ा बहुत सेम लग रहा हो. ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा. कोशिश करना कि ये लैम्डा सेम लेंथ का हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. बना दी 3 वेव्स, आपको इसके मार्क मिल गए. 3 मार्क्स आपको मिलेंगे सिर्फ इस चीज़ के. ठीक है, 3 मार्क्स आपको मिलेंगे सिर्फ थोड़ा सा काम करने के. नाउ अ टेक्निकल क्वेश्चन, ध्यान से सुनना. अ फोरगॉन, ठीक है, foghorn emits a sound with frequency 380 hertz. Now there is a foghorn over here. सही है, जो कि साउंड एमिट कर रहे हैं. एंड वो जो साउंड एमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दिस मच हर्ट्ज है. द साउंड इज हेard by a ship 2.5 kilometers away from the foghorn. इससे दूर 2.5 किलोमीटर्स. यहाँ पे डिस्टर्बेंस ना, आवाज बंद कर लेते हैं. चलो, 2.5 किलोमीटर्स अवे एक शिप है, उस तक आवाज़ पहुंची. यहाँ पे जो आवाज़ है ना, साउंड में, उसकी स्पीड है 330 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, शो दैट द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज अप्रोक्सीमेटली 0.9. नाउ हमने ये दिखाना है कि आपकी जो वेवलेंथ है ना, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.9. आपके पास क्या क्या है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है ना, स्पीड भी है आपके पास, राइट. तो आई गेस वी कैन यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, है ना. v is equals to f lambda, where v is your speed which is 330. ठीक है, frequency is 380 and hertz lambda आपने फाइंड करना है. lambda को हम ऐसे सब्जेक्ट ले लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे. ठीक है, फिर lambda को सब्जेक्ट बनाएंगे. 380 में मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड होगा. 330 डिवाइड बाई 380 आपको क्या देगा, lambda देगा. ठीक है, अब इसका आंसर जो है ना आपके पास वो क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा 0.868. 0.868 which is ठीक है, which is approximately equal to 0.9, right. जो बात की थी उन्होंने. Calculate the time it takes for the sound to travel to the ship from the foreground. Now उन्होंने क्या कहा था, you have a foreground, ठीक है, which is emitting sound. अब साउंड वेव जा रही है. ठीक है, आई विल ट्राई. रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन भरोसा कोई नहीं इसका. सही, शिप तक आवाज़ पहुंच रही है. ये शिप है आपके पास, कश्ती, राइट. आवाज़ पहुंच रही है. उन्होंने कहा है कि साउंड वेव जो जा रही है ना, साउंड वेव की जो स्पीड है विच इज़ 330
meters per second and the distance between foreground and ship is 2.5 kilometers. Now आपने अब टाइम निकाल लिया। अब सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये होगी कि देखो टाइम आपके पास स्पीड मीटर्स पर सेकंड में है, ठीक है, लेकिन आपका डिस्टेंस किलोमीटर्स में है। तो सम हाउ वी हैव टू मेक बोथ ऑफ देम, ठीक है, और वी हैव टू मेक द यूनिट्स सेम। हम क्या करेंगे, इसको जो आपका डिस्टेंस है इसको मीटर्स में लेके आएंगे, ठीक है। टू कन्वर्ट 2.5 किलोमीटर इनटू मीटर्स मैं इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करूंगा। हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे आए हैं तो वी विल मल्टीप्लाई विद द डिफरेंस व्हिच इज 1000, 1 यहाँ पे एंड 2 जीरो बाद में 2500। नाउ अब क्या करेंगे, हम बताएं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। हम ये अब ये यूज़ करेंगे। हमें पता है कि साउंड वेव जो है वो इतनी स्पीड से मूव कर रही है और इतना डिस्टेंस में कवर करना है, मतलब कितने टाइम में कवर करेगा। तो वी हैव टू यूज़ दिस फार्मूला। सही, हम क्या करेंगे, वैल्यूज प्लग इन करेंगे। स्पीड कितनी है, स्पीड 330 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 2500 मीटर्स अपॉन टाइम। टाइम फाउंड करना है, टाइम का आप सब्जेक्ट बना लो। टाइम विल बी 2500/330 एंड टाइम आपका आएगा यहाँ से 7.58। टाइम इज इक्वल टू 7.58 और इसको अगर टू सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करो तो इट विल बी 7.6 सेकेंड्स। ओके, आवर्स नहीं सेकेंड्स लिखेंगे। इज इट क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक क्लियर है? क्या है यहाँ तक बताओ? जयान कंफर्म करो। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8, फिगर 8.1, okay, shows a metal rod suspended in the magnetic field produced by a pair of permanent magnets। एक मेटल रोड है जिसमें से करंट पास कर रहा है, वी कैन सी। हमने इसको रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सही है, परमानेंट मैग्नेट, सही है। द मेटल रोड इज कनेक्टेड टू अ सेल एंड देयर इज अ करंट इन द रोड। अब इस रोड में करंट भी है। लेट्स ट्राई टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। वी नो करंट गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ से जा रहा होगा। लेट्स यूज अ हाइलाइटर। तो करंट आपका जाएगा ऑल द वे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। करंट आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। लेट्स मार्क द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन करंट की, ओके। अच्छा, state the direction of the force on the metal rod due to the current, explain your answer as well। अब ये सवाल जरा अजीब है, लेट्स सी। इस पे फोर्स लगेगी, कहाँ पे लगेगी? हमें पता है कि जब भी whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force is acted upon it, and this force is figured out using left hand Fleming rule। Left hand Fleming rule, okay। Let me see if I have something। Okay, left hand Fleming rule. Yes, this is your left hand Fleming rule। अच्छा जी, अब इस लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में मेक श्योर टू मेमोराइज, आपका जो थंब होता है ना, ये बता रहा होता है फोर्स। आपकी फर्स्ट फिंगर हमेशा पॉइंट करती है साउथ को, ये बता रही होती है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। एंड तीसरी फिंगर आपके पास होती है करंट की, ओके। अच्छा, आपको यहाँ पे करंट गिवन है ना, तो अपनी मिडिल फिंगर को कहाँ करोगे? मिडिल फिंगर को करोगे इस डायरेक्शन में, सही है। अपनी फर्स्ट फिंगर को इस डायरेक्शन में करोगे। अगर आप इस तरह करोगे अपने लेफ्ट हैंड से, तो नोटिस करोगे कि आपकी फर्स्ट फिंगर यहाँ पे आ रही है, ठीक है, आपकी मिडिल फिंगर बैकवर्ड्स आ रही है एंड आपका थंब डाउनवर्ड्स आएगा। योर थंब विल प्लेस डाउनवर्ड्स, करके देखो।
ठीक है। अगर अपनी मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में करते हो, अपनी फर्स्ट फिंगर को साउथ की तरफ पॉइंट करते हो, आपका थंब डाउनवर्ड जाएगा, इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। ओके, द फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स। अब एक्सप्लेन कैसे करोगे? कहोगे यूजिंग द लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है, व्हेन वी प्लेस अपनी मिडिल फिंगर टुवर्ड्स द करंट डायरेक्शन, and our first finger याद कर लो आपकी जो फर्स्ट फिंगर होती है ना, इट मस्ट ऑलवेज पॉइंट साउथ पोल, ठीक है। ओके, and our first finger must be, oh sorry, first finger towards south, our thumb which tells the direction of force, points downwards, points, alright, okay. Said how does change affect the force on the metal? अच्छा, the connection to the stellar reverse। अब याद रखो, देखो उन्होंने कहा है कि हमने ना यहाँ पे कुछ ऐसा काम कर दिया है, मैं दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली ना। दी करंट डायरेक्शंस आर रिवर्स्ड, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, कुछ ऐसा हो गया यहाँ पे। तो ये कुछ रूल्स हैं, याद रख लो, मैं आपको अपने नोट्स में भी दिखा देता हूँ, कुछ रूल्स हैं ये याद रख लो। वो रूल्स ये हैं कि जब भी आप अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करते हो, या फिर और यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, ठीक है, बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स, तब भी इन बोथ केसेस क्या होता है, आपकी फोर्स रिवर्स हो जाती है। लेट मी शो यू। सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यार चलो बता तो दिया ये, ढूंढने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, इन केस ऑफ रिवर्सिंग द करंट डायरेक्शन, रिवर्सिंग द करंट डायरेक्शन, और या फिर दोनों एक साथ नहीं, और रिवर्सिंग द फील्ड डायरेक्शन, दे बोथ, अगर एक टाइम पे किया जाए, दोनों एक साथ नहीं, विल रिवर्स द फोर्स एक्टेड, फोर्स एक्टिंग। ओके, अच्छा, अगर दोनों एक साथ किए जाए, अगर दोनों साइमल्टेनियसली किए जाए, साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ किया जाए, आपने टर्मिनल ही बदल दी, आपने करंट डायरेक्शन ही बदल दी, तो क्या होगा? नो इफेक्ट ऑन फोर्स, फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, रिमेंबर दिस। सो अगर आपने
बदल दिया है फोर्स को, आपकी फोर्स जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी, डाउन लगेगी थी अपवर्ड लगेगी, क्या द फोर्स विल बी अपवर्ड नाउ, फोर्स विल एक्ट अपवर्ड्स नाउ, ओके। अच्छा, गोइंग अहेड नाउ, two magnets and cell are used to make a simple electric motor, okay। Describe the function of parts J, K, L, M, N। L है यहाँ पे, ओके, K, M and J। अच्छा, पहले तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं ना। K क्या है यहाँ पे, K is yes, क्या आपके पास है कोयल, कॉपर की कोयल। M क्या है, M is split ring commutator, ओके। J क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। J क्या है आपके पास, ये आपके पास है कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रशेस, ओके। इनका मैं समझाता हूँ, टेंशन नहीं लो। एल क्या होता है, एल आपके पास है शाफ्ट। अच्छा सुनो ध्यान से, ये शाफ्ट आपने नहीं पढ़ा होगा, ये एक नई टर्म है। देखो अब ये कोयल का काम क्या होता है, देखो कोयल का काम ये होता है कि इसके अंदर से करंट गुजरता है, एंड इसी की वजह से, क्योंकि करंट गुजरता है ना, करंट के लिए पाथ है एक तरह का, इसके अंदर से करंट गुजरता है, करंट को एक पाथ प्रोवाइड करता है, और इसी वजह से ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करता है और घूमता है, ये इसका काम, फंक्शन बताना है। एल क्या करता है, पहले बात करते हैं इसकी, एम की। अच्छा एम क्या करता है जी, ये एम जो है ना, इट इज स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। अब इसका काम क्या होता है, हाफ टर्न के बाद ना, जैसे ये हाफ घूम जाएगा, हाफ टर्न के बाद ये टर्मिनस बदल देगा। अगर करंट आपके पास इस तरह जा रहा था ना, ठीक है, तो हाफ टर्न के बाद करंट इस तरह जाएगा। ये इसलिए होता है ताकि आपकी मोटर जो है वो एक साइड पे ही रोटेट करे, सही है, एक साइड पे रोटेट करे, क्योंकि अगर एक साइड पे रोटेट नहीं करती है, जूम करो, इसके ऊपर फोर्स लगती है, इसके ऊपर नीचे फोर्स लगती है, तो बिल्कुल वर्टिकल आने के बाद स्टक हो जाएगा, ये कहीं मूव नहीं करेगा। तो मेक श्योर इट कीप्स ऑन रोटेटिंग। हम स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर लगाते हैं ताकि हर हाफ टर्न के बाद आपका जो करंट डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाए, उससे आपका जो कोयल है इट विल कीप ऑन रोटेटिंग, ओके। Carbon brushes. Now, what is a function of carbon brushes? Basically, what they do is they maintains a good connection, ठीक है, between the split ring commutator and the power supply। अब power supply को ना split ring commutator से आपने attach करना है, तो ये basically flexible होते हैं, इनको इतना मुड़ते नहीं है, टूटते नहीं है, hard नहीं होते, ठीक है। तो ये एक अच्छा connection maintain रखते हैं split ring commutator के अंदर and इस power supply के अंदर, ओके। अब L क्या करता है, अब ये L जो है ना बेसिकली वो मैकेनिकल एनर्जी, एल क्या करता है बेसिकली, जो मैकेनिकल एनर्जी बन रही है बाय बाय रोटेशन ऑफ कोयल, कोयल के रोटेट होने की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म हो रही है ना, ये उनको अदर डिवाइसेस में बेसिकली क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा एक्सटर्नल डिवाइसेस में। एज्यूम करो आपने ना ये मोटर के बाहर जो रोड निकला होता है, आपने इसको पंखे के साथ जोड़ दिया, ठीक है, पंखे के साथ जोड़ दिया, तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर अंदर वाली जो रोटेशन है ना, इसको बाहर दूसरे डिवाइसेस में ट्रांसफर कर रहा है, सही है। Transfers mechanical energy to the external devices, mechanical motion to the external devices, राइट। हो सकता है किसी रिमोट कंट्रोल कार में लगी हो, या आपकी असली गाड़ी में लगी हो, या फिर ये लगी हो पंखे के अंदर लगी हो, कूलर के अंदर लगी हो, एसी के अंदर लगी हो, किसी में भी लगी हो ना। तो इसका फंक्शन लिखते हैं, सही है, मैं लिख रहा हूँ, जिससे नोट डाउन करने के लिए। अच्छा जे क्या करते हैं, जे क्या है, जे आपके पास है, इट्स अ कार्बन ब्रश, क्या करता है, थोड़ा सा जल्दी लिखूंगा, ओके। इट मेंटेन्स अ कंटिन्यूस connection
between the split ring commutator सप्लाई के कोयल ये क्या करती है, सुनो ध्यान से। कोयल कोयल का काम क्या होता है? कोयल क्या करती है? कोयल आपके पास ये एक लूप ऑफ, पहले होती क्या, इट इज़ अ लूप ऑफ वायर, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करती है? इट इज़ अ पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, और maybe we can say that carries current and interacts with the field, that carries the current and interacts with the field। अच्छा, और नेक्स्ट चीज़ क्या है? एल। अच्छा, एल क्या चीज़ है? एल आपके पास है, हाँ, कार्बन ब्रशेस नहीं, अच्छा एल शाफ्ट है, सॉरी शाफ्ट, इसे शाफ्ट कहा जाता है। देखो ध्यान से, इस चीज़ को शाफ्ट कहा जाता है, ठीक है। आई गेस इट्स अ न्यू टर्म फॉर यू, तो फॉर दोज हु आर जॉइनिंग माय क्लासेस, ठीक है। सो दिस इज अ न्यू टर्म फॉर देम, सो जस्ट मेक श्योर टू मेमोराइज इट। अच्छा, शाफ्ट, शाफ्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट ट्रांसफर्स मैकेनिकल एनर्जी, it transfers energy, और सॉरी मैकेनिकल मोशन, मैकेनिकल मोशन से होगा, हाँ मूवमेंट है ना। अच्छा, टू द एक्सटर्नल डिवाइसेस, टू द जमील बहुत लेट हो गए हो। ओके बस, एम क्या होता है जी? एम, एम कहते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। इसका काम क्या होता है? ये हर हाफ टर्न के बाद करंट डायरेक्शन को अपोजिट कर देता है, रिवर्स द करंट डायरेक्शन every half turn, after every half turn reverses the current direction after every half turn। alright, here we go fellas, I hope you're clear है। ये चीज़ें कुछ नई थी यहाँ पे, तो समझ आ गया सबको? ये कोयल वाला एंड ये शाफ्ट वाला जो है ना, कॉमनली नहीं आते, अगर इनके सब आ जाएँ तो याद रखें मैंने क्या समझाया था, ओके, एंड यही लिख के आना। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है अस्ट्रोनियम 90 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ स्ट्रोंटियम, द न्यूक्लियर रोटेशन फॉर स्ट्रोंटियम 90 इज दिस, ठीक है। याद रखो जो ऊपर लिखा होता है क्या बता रहा होता है? ये बता रहा होता है आपके पास न्यूक्लियॉन नंबर, क्या बता रहा होता है? हाँ, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसे कभी आया नहीं है, मतलब इस तरह का सवाल कभी पेपर में आया नहीं है, लेकिन IGCSE में आया है, हो सकता है IGCSE में हो, लेकिन अगर आ जाए तो बताना। अब याद रखना कि कैसे सॉल्व करना है इसको। शार्प वैसे कॉमन सेंस की बात है, ये होता क्या है? मोटर्स देखी ना, मेरे ख्याल से जिन लोगों को शौक है रिमोट कंट्रोल डिवाइस लेने का, उनको तोड़ के उनका ऑपरेशन करने का, उनको तो पता होगा। एक रोड बाहर निकल रहा होता है, अंदर कोयल घूम रही होती है, ठीक है। ये अंदर वाले कोयल के जो रोटेशन होता है उसको एक्सटर्नल डिवाइसेस तक लेके जाता है उस मोशन को। जैसे अब ये रोटेशन जो है बाहर इसके तरफ पंखा लगा दिया, सही है, तो इस रोटेशन को ये पंखे के तक लेके जा रहा है, सही है, एक्सटर्नल डिवाइसेस तक लेके जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो है ना, ऊपर वाली चीज़ याद रखना 90, ये क्या बता रही है? मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जो आपके पास नंबर गिवन होता है, ठीक है, वो आपको बता रहा होता है न्यूक्लियॉन नंबर,
मैस नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियन नंबर, ठीक है। और इसमें याद रखना आपके पास दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है। और नीचे वाला आपको सिर्फ बता रहा होता है प्रोटॉन नंबर। सही है। एक्सप्लेन व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट आइसोटोप्स आर। अच्छा, हाँ भाई, आइसोटोप्स क्या होते हैं? बेसिकली आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि न्यूट्रॉन नंबर सेम नहीं होते, ठीक है। व्हाट आर दे? आपको के, हाँ बिल्कुल, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, और एटम्स हैविंग सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। सबसे सबसे आसान तरीन डेफिनेशन जो है, एटम्स हैविंग same number of protons but different number of neutrons, ठीक है। टेबल 9.1 फॉर स्ट्रोंटियम 90 ये पूरा करना है। अच्छा अच्छा, कौन सा पार्टिकल है नंबर इन वन एटम इज 38 एंड वो आउटसाइड न्यूक्लियस होता है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर एक एटम में, यहाँ पे देखो, एटम के न्यूक्लियस के अंदर 38 प्रोटॉन्स हैं, बाहर 38 इलेक्ट्रॉन्स। अब कौन सी चीज़ बाहर है? बाहर आपके पास पड़ी हुई है शेल्स, जो न्यूक्लियस से बाहर पड़ी हुई है वो कौन सी है? इट इज़ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटोन लिखा ना, ध्यान से पढ़ के आना, ये इलेक्ट्रॉन्स आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये बड़े आउटसाइड न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूट्रॉन्स होते हैं, पहली बार न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं आपके पास इनसाइड न्यूक्लियस। और कितने न्यूट्रॉन्स हैं कैसे निकालेंगे? हम बेसिकली न्यूक्लियन नंबर में से, मैस में से प्रोटॉन नंबर निकाल देंगे। 90 माइनस 38 कितना आता है? 52, सही है। अच्छा, strontium 90 is used to measure the thickness of metal sheet in industry. Strontium 90 decays by emitting beta particles which passes through a metal sheet to a detector. Now, they are saying कि उन्होंने एक thin metal sheet यूज़ की हुई है एंड वो बीटा पार्टिकल्स इस मेटल शीट के आर पार जा सकते हैं, ठीक है। ये बीटा पार्टिकल्स जो हैं इस मेटल शीट के आर पार जा सकते हैं, जा रहे हैं। One metal sheet is 0.75 millimeters thick. Suggest why strontium 90 is a suitable radioactive source to measure the thickness of the metal source sheets. अच्छा, मुझे बताओ, आप लोगों को ये पढ़ाया है, याद है कि रेडिएशन का यूज़ करके आप लोग कैसे निकालते हो थिकनेस शीट्स की, पेपर की, शीट्स की, मेटल शीट्स की थिकनेस कैसे निकालते हो एल्यूमिनियम शीट्स की? क्या समझा दूँ? क्या कहते हो? आता है किसी को? नहीं, माइक्रोमीटर कहाँ से आ गया? रेडिएशन का यूज़ करके, अल्फा बीटा गैमा का यूज़ करके। हाँ, यू निकालते कैसे थिकनेस? थिकनेस कैसे निकालते हैं? हाँ, जीएमटी का यूज़ करके। अच्छा, तो समझा देता हूँ। अगर सवाल आएगा तो याद रखना, मुझे दुआएं दे देना, मुझे दोबारा सवाल। देखो, होता ये है कि आपके पास ना यहाँ पे इन्होंने एक मेट थिकनेस शीट रखी होती है, ठीक है। यहाँ पे रोलर्स लगे होते हैं, रोलर्स लगे होते हैं जो कि ना थिकनेस को मेजर कर रहे होते हैं और इस हिसाब से ना, मतलब दे कैन मूव बैक एंड फोर्थ। ये पेपर की या शीट की जिस मर्जी की बात हो रही है ना, ये उनकी थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप क्या करते हो कि आप ना यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सोर्स रख देते हो जिसकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, सही है। और यहाँ पे आप रख देते हो एक जीएम ट्यूब, एक, सही है, एक जीएम ट्यूब रख देते हो। अब एज्यूम करो कि यहाँ पे ना बेसिकली मैं कहता हूँ एक पीस ऑफ पेपर है,
बहुत थिन पेपर है बहुत थिन, सही है। और बहुत थिन थिन शीट एल्यूमिनियम या मेटल शीट है बहुत थिन। आपसे कहा जा रहा है कि जो सोर्स है ये बीटा है, ठीक है, और सारी नहीं, थोड़ी सी रुक रही है लेकिन बहुत सारी पेनिट्रेट कर पा रही है और जीएन ट्यूब में जा रही है। एज्यूम करो कि अभी जो जीएन ट्यूब में रीडिंग आ रही है ना वो कितनी है, वो आप कह लो कि 30 और मे बी 40 काउंट्स पर सेकेंड है, 40 काउंट्स पर सेकेंड। अब एज्यूम करो रोलर्स को मसला पड़ गया और गलती से ना रीडिंग्स जो है आपके पास थिकनेस बढ़ गई, ये रोलर्स जो है ना कहीं थोड़े से दूर हो गए, थोड़े से दूर हो गए, एंड इस पेपर की थिकनेस जो है वो इंक्रीज होगी कुछ इस तरह। हाँ, कुछ इस तरह पेपर की थिकनेस इंक्रीज होगी। अब पहले जो यहाँ पे पार्टिकल्स रुक रहे थे ना बीटा के, वो ज़्यादा रुकेंगे, थिकनेस बढ़ेगी ना तो अब ज़्यादा पार्टिकल्स रुकेंगे, ज़्यादा पार्टिकल्स रुकेंगे एंड कम यहाँ तक पहुँचेंगे। और जब कम यहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा, आपकी रीडिंग में डिक्रीज आ जाएगा, इट विल बी अराउंड 38 हो जाएगी या मे बी 35 हो जाएगी। तो जब रीडिंग में डिक्रीज आएगा हमें पता ही चल जाएगा कि भाई आपके पास जो है रोलर्स को करीब करने की ज़रूरत है, पेपर की थिकनेस बढ़ गई है। और जब ज़्यादा थिन हो जाएगी तो क्या होगा, रीडिंग ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब पेपर ज़्यादा थिन हो जाएगा ना तो ज़्यादा रीडिंग्स पहुँचेंगी वहाँ तक, तो जो रीडिंग्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब 50 हो गई, 60 हो गई, तो हमें पता चल जाएगा थिकनेस बहुत कम हो गई है। रोलर्स को थोड़ा सा दूर किया जाए ताकि थिकनेस को थोड़ा बढ़ाया जाए। दिस इज़ हाउ रेडियो एक्टिव सोर्सेज आर यूज इन इंडस्ट्रीज टू मेजर द थिकनेस और मेंटेन द थिकनेस ऑफ पेपर और अ मेटल शीट। क्लियर है? आई होप समझ आ गया हो। इस तरह काम करती है। नाउ स्ट्रोंटियम 90 is used to measure the thickness of metal sheets in industry. Strontium 90 decays by emitting beta particles which passes through a metal sheet to a detector. अच्छा वही कहानी चल रही है, बीटा पार्टिकल्स मेटल शीट से होकर डिटेक्टर में जा रही हैं, तो बाकी हमारा ड्राइंग बनाना मेरा वर्थ इट था। वन मेटल शीट इज 0.75 मिलीमीटर थिक। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो इसकी थिकनेस है ना वो 0.75 मिलीमीटर है, ओके। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई सजेस्ट वाई स्ट्रोंडियम 90 इज अ सूटेबल रेडियो एक्टिव सोर्स टू मेजर थिकनेस ऑफ द मेटल शीट। ये आपके पास कह लो कि सूटेबल क्यों है, देखो पहली बात देखो, सूटेबल इसीलिए क्योंकि सारे पास नहीं कर रहे, ठीक है। इट इज एबल टू पेनिट्रेट दिस मेटल शीट बट नॉट ऑल ऑफ इट, सो इन केस इफ द थिकनेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस देयर विल बी अ कंसिडरेबल चेंज इन द रीडिंग, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हमें रोलर्स को करीब करने की या दूर करने की ज़रूरत है। इफ़ वी यूज़ बीटा पार्टिकल वो सारे रुक जाएंगे, वो जा ही नहीं पाएंगे, एंड इन केस इफ वी यूज़ गैमा रेज तो वो तो सारी की सारी पास कर देंगे, रुकेंगी नहीं, ओके। So we can say it emits beta particles. I mean, again, not all the beta particles. Yes, Zamil, it is being recorded, but leave नहीं करना please. लो भाई मसला आ गया। It is being recorded, but leave नहीं करना, okay? क्लास में रहो। अच्छा हम ये कहेंगे भाई बीटा पार्टिकल्स are emitted from the source and they can penetrate on metal sheet. Uh, most of them, ठीक है।
can penetrate from the metal sheet. So in case of increasing or decreasing, ठीक है, thickness, there will be a considerable change in the reading. नहीं, हाफ लाइफ का नहीं बोलेंगे, मैं समझाता हूँ। हाफ लाइफ की ना बात ही नहीं की गई है। मैंने कहा है कि बताओ ये सूटेबल क्यों है थिकनेस मेजर करने के लिए, क्योंकि देखो बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ देम, मतलब मोस्टली पास पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, ठीक है, सारे नहीं, मैंने कहा ऑल ऑफ देम नहीं कहा, मोस्टली कर पा रहे हैं। तो अगर थिकनेस बढ़ती है, डिक्रीज होती है, तो देयर विल बी अ कंसिडरेबल चेंज इन द रीडिंग, जिसकी वजह से हम लोग थिकनेस पता लगा पाएंगे ना, एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। इसीलिए स्ट्रोंटियम जो है वो सूटेबल है, ठीक है। अच्छा, हाफ लाइफ के बाद नीचे आती है। The half-life of strontium-90 is approximately 27 years. Shows the shape of a decay curve. अच्छा, अब ये decay curve है, मतलब कितना परसेंट इसका रिमेनिंग होगा आफ्टर और पर यूनिट ईयर, ठीक है, आफ्टर सम टाइम कितना इसका परसेंटेज रिमेनिंग होगा वो बता रहा है कर्व, सही है। तो यू कैन सी हाफ लाइफ जो है जिसके बाद इसकी जो अमाउंट है वो हाफ हो रही है, इट्स 27 ईयर्स, सही है। अच्छा, the strontium-90 source is replaced with a new source after 15 years. Within figure 9.1 suggests why a strontium-90 source that is more than 15 years old needs to be replaced with a new source. अब बात यहाँ पे ये की जा रही है, देखो कि 25 years के बाद, मतलब this much time के बाद जो है ना, सॉरी 15 years के बाद, 15 years के बाद 15 years के बाद जो है 75, इट मस्ट बी 70%, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं हर 15 साल के बाद ना हम इस सोर्स को चेंज कर देते हैं। बताओ क्यों चेंज किया जाता है, हालांकि देखो अभी भी इसका 70% रिमेनिंग है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो 15 साल के बाद ना 70% स्टोनियम 90 की जो है ना वो 30% डिक्रीज हो जाएगी और 70% रिमेनिंग होगी। अब याद रखना कि हाफ लाइफ में या जैसे जैसे टाइम गुजरता है इसका मैस कम नहीं होता है, इसका काउंट रेट भी कम होता है, इसका आयोनाइजिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, हर चीज़ डिक्रीज होती रहती है विद द सेम रेशो, सही है। तो जब 30% इसका डिक्रीज हो जाएगा ना, तो हो सकता है 30% काउंट रेट डिक्रीज हो जाए, इसका पेनिट्रेटिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर डिक्रीज हो जाए, तो हो सकता है कि बेसिकली इनफ ना हो और बेसिकली रेडिएशन वीक हो जाए कि ये शीट को पार ही ना कर पाए एंड हम रीडिंग ले ही ना पाए, है ना, चांसेस है ना। तो विल से कि आफ्टर 15 years द काउंट रेट हैज डिक्रीज बाय 30%, ठीक है। 2 मार्क का सवाल है। आफ्टर 15 years the count rate decreased by 25%, 30%, sorry, percent, ठीक है। means it will now emit less beta particles, है ना, count rate कम होगा ना, means it will now emit less particles, ठीक है। so radiations may become weak to accurately measure thickness, so the radiation emitted may become to accurately measure the thickness. So
We're done with another question. Left with just one question now. And this question is from space physics. Alright, खत्म करते जल्दी से. Figure 110.1 shows the path of the Earth as it orbits around the Sun X. X is the position on the Earth where scientists observe the apparent motion of the Sun throughout the year. अब ये X जो है ना बेसिकली एक जगह है जहाँ पे साइंटिस्ट जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर क्या नाम है उसका मेजर कर रहे हैं मोशंस. क्या कहते हैं, क्या हो गया, हाँ, कि भाई इस एक्स पे ना क्या इफेक्ट आ रहा है सन का डिफरेंट पोजीशंस पे थ्रू आउट द ईयर. ये साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं. डिटरमाइन हाउ मेनी डेज इट टेक्स द अर्थ टू मूव अराउंड इट्स ऑर्बिट फ्रॉम एफ टू जी. अच्छा, एफ से जी तक जाने में कितना टाइम लगेगा अर्थ को. यू कैन सी ये एक क्वार्टर है. क्या मतलब, देखो ध्यान से देखो, दिस इज अ कंप्लीट ऑर्बिट. ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम एफ टू एफ अगेन दिस इज अ कंप्लीट ऑर्बिट. बट फ्रॉम एफ टू जी आप देखो कि ये 1/4 क्वार्टर, एक चप्पा क्वार्टर ऑर्बिट है. कितना है, एक क्वार्टर ऑर्बिट है. तो हमें पता है कि भाई जब एक चक्कर लगाने में, बिल्कुल ऐसा ही, एक चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं, तो एक क्वार्टर में कितना दिन लगेगा, 1/4 है ना. 365 डिवाइड बाई 4. ठीक है, एंड यू विल गेट 91 पॉइंट समथिंग. सो डेज तो नहीं हो सकते पॉइंट्स में, तो विल से 91. सही है. एक्सप्लेनेशन, अच्छा, आई डोंट थिंक सो देयर इज अ नीड टू राइट एक्सप्लेनेशन. यू कैन जस्ट से कि भाई पूरा चक्कर लगाने में इसको 365 डेज लगते हैं, तो एक क्वार्टर चक्कर लगाने में इसको 365 डिवाइड बाय 4 टाइम लगेगा. ओके, अच्छा. shows 4 positions E, F, G and H of the Earth in its orbit of the Sun. Identify the position of the Earth where it is summer at X. अच्छा, हमें बताना है कि समर कहाँ पे. ओके, अब देखो ध्यान से, ये सवाल जरा समझना. समर कहाँ पे, विंटर्स कहाँ पे. देखो यहाँ पर देखो एंड यहाँ पर we can notice, like we can't notice any considerable change. यहाँ पर भी उतनी लाइट आ रही है, यहाँ पर भी उतनी लाइट आ रही है ना. यहाँ पर भी उतनी ही लाइट आ रही है, यहाँ पर भी उतनी लाइट आ रही है. बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द सन, और यहाँ पर सन के पीछे है ये पॉइंट, है ना. तो यहाँ पर समर्स होंगे एंड जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली विंटर्स होंगे. ठीक है, अब एक्स और एच क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी वी कैन ऑब्जर्व सेम अमाउंट ऑफ लाइट, है ना, सेम अमाउंट ऑफ लाइट इस दोनों पॉइंट्स पे. तो वी कैन कंसिडर एनी कंसिडरेबल चेंज. सो आई विल से समर्स कहाँ पे है, समर्स आपके पास है ई पे. ठीक है, और विंटर्स कहाँ पे, विंटर्स आपके पास है जी पे. सही. अच्छा, ओके. सो लास्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट. ओके, the orbital speed of Earth around the Sun is approximately this. ठीक है, अब अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड, ये सन है, ठीक है, अर्थ सन के अराउंड क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है. सो द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ, जिस स्पीड से अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही है वो स्पीड हमें गिवन है. ऑलराइट, ये स्पीड हमें गिवन है. कैलकुलेट द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट. हमें क्या निकालना है, अर्थ का एवरेज, हमने अर्थ का रेडियस निकालना है. अब मैं एक बात याद रखना, देखो दिस इज योर सन, सही है, and this is the orbit, and this is your earth. है, हमें इस अर्थ की स्पीड गिवन है विच इज 3.3 into 10 raised to power 4 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ये क्या कर रही है, सन का चक्कर लगा रही है. अब इसने सारा डिस्टेंस मूव करना है, पूरा सर्कमफ्रेंस. डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी सर्कमफ्रेंस, है ना, 2πr. टाइम क्या होगा, टाइम, the time it takes for the earth to complete this circuit will be a year, means 365 days. Okay, so we have the speed, we have the time, can we calculate the distance? Basically we have to calculate this r. क्या हम ये r फाइंड कर सकते हैं,
यस ऑफ कोर्स वी कैन, है ना, ऑफ कोर्स वी कैन, कैसे करेंगे देखो। अच्छा, द स्पीड विच इज 3 × 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि स्पीड मीटर्स पर सेकंड में है, सही है, यू हैव टू कन्वर्ट योर डिस्टेंस एज वेल इन मीटर्स, सॉरी हाँ, डिस्टेंस एज वेल इन मीटर्स, सॉरी टाइम इन सेकेंड्स, सही है। तो 2πr डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज कितना है 365 को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए, देखते हैं अगर 365 को सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए, सेकंड्स, चलो 365 वो 365 इंटू नंबर ऑफ डे, तो नंबर ऑफ आवर 24 इंटू 60 number of minutes into 60 again number of seconds, it is 3153600 3153600। now अब इसको वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा दो, 3 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई 3153600, सही है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2πr था ना, हमें r चाहिए, 2π का वहाँ ले लो, डिवाइड करवा दो, r इज इक्वल टू 2π, एंड पेरेंट अगर आप करोगे आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 1.5 × 10⁻11 मीटर्स, सही है, you have calculated the distance. Now, Earth is a planet in the solar system. Said one other type of naturally occurring object that is present in the solar system. बहुत कुछ है, you can say asteroids, हाँ natural set, ठीक है, हाँ कॉमेट्स कह दो, कॉमेट्स, ओके, और बताओ मून्स, राइट, हाँ मीटियोराइड्स भी कह सकते हो, स्टार्स भी कह सकते हो, और बहुत कुछ है।